डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 1। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल और पेन से भरिए। पहला क्वेश्चन, बिंदु -2 6 किस चतुर्थांश में है? बिंदु -2 और 6 का मतलब है यहाँ पर x -2 है और y 6 है। देखिए यहाँ पर आपके पास चतुर्थांश बने हुए हैं। x की वैल्यू -2 इस लाइन पर होगी और y की वैल्यू 6 इस लाइन पर होगी। तो यहाँ से यदि हम x को आगे बढ़ाएं और यहाँ से यदि हम y को आगे बढ़ाएं तो वह कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, चतुर्थांश नंबर 2। 195 गुना 87 का HCF 3 है। 195 गुना 87 का एलसीएम है, वो हमें बताना है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पर हमें महत्तम समापवर्तक दे रखा है 3, लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। पहली संख्या है 195 और दूसरी संख्या है 87। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक कितना निकलेगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे महत्तम समापवर्तक। 195 गुना 87 बटे 3। यदि हम इसको इन दोनों को गुना करके 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56 55। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न आकृति के लिए कौन सा कथन सत्य है जहां O वृत्त का केंद्र है? देखिए यहाँ पे आपके पास एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में O वृत्त का केंद्र है। हमें बताना है, फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल, एंगल QOR ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं? जी नहीं। हमने, अगर आपको याद हो तो जब वृत्त वाली वर्कशीट करी थी तब मैंने आपको बताया था वृत्त की एक प्रॉपर्टी के बारे में कि सेंटर पर जो बना हुआ कोण है, केंद्र पर जो कोण बना हुआ होता है वह उसी के वृत्तखंड में बने हुए कोण का दुगना होता है। मतलब सेंटर पर बना हुआ कोण दुगना है इसके वृत्तखंड में बने हुए कोण के। तो देखिए यहाँ पर इसने कहा है एंगल QPR बराबर है 2 एंगल QOR के। एंगल QPR बराबर है इसके दुगना, ये वाला दुगना नहीं है। मतलब ये वाला एंगल दुगना होता है तो इसने कहा है कि ये वाला एंगल दुगना है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, QPR कोण, ये वाला कोण जो है इसका आधा है, आधा है QOR का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद 4x जमा 3 का शून्यक है। शून्यक हम कैसे निकालते हैं? शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। 4x + 3 बराबर है 0। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। 4x बराबर है -3, x बराबर है -3/4। इसका मतलब बहुपद 4x जमा 3 का शून्यक -3/4 होगा। शून्यक का मतलब होता है यहाँ पर हमें x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है, x का ऐसा मान रखना है जो इसको 0 बनाए। तो यदि हम x की जगह -3/4 रखेंगे तो ये बहुपद 0 बन जाएगा। तो इसका शून्यक क्या है? -3/4। क्वेश्चन नंबर 5। दी गई आकृति में एरिया त्रिभुज XYZ, क्षेत्रफल दे रखा है हमें त्रिभुज XYZ का 118 मीटर स्क्वायर और XS दे रखी है 4 मीटर। XS लंब है YZ पर, तो हमें YZ की वैल्यू बतानी है। देखिए आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है XYZ, इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें 118। XS ये वाली लंबाई दे रखी है हमें 4। XS इस भुजा YZ पर लंब है, तो हमें YZ का मान बताना है। यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल की जगह 118 रखिए, आधार हमें निकालना है और ऊंचाई की जगह 4 रखिए। तो यहाँ से हमारा आधार कितना निकलेगा? 118/2 दैट इज 59। तो 59 आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। समीकरण 5x जमा 2y - 9 बराबर 0 का हल है। इसका हल निकालना है हमें। इसका मतलब हमें x की और y की यहाँ पर ऐसे मान रखने हैं जो इसको 0 बनाए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम x की जगह 1 और y की जगह 2 रखें,
5 गुना 1 जमा 2 गुना 2, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 और 4 9, 9 माइनस 9 तो 0। तो इसका मतलब समीकरण 5x जमा 2y माइनस 9 बराबर 0 का हल है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष किस पर स्थित होते हैं? ये देखिए, ये आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके जो चारों शीर्ष हैं वह किस पर दिखाई दे रहे हैं? वृत्त पर। तो इसका आंसर क्या आएगा? वृत्त। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पर √36 है, 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6, तो 6/1 लिखा जा सकता है उसे, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। 0.85 को हम 85/100 लिख सकते हैं, तो यह भी अपरिमेय संख्या नहीं है। 31.480152, आगे देखिए डैश लगा हुआ है, इसका मतलब पूरा ये भाग नहीं निकल रहा, यह आगे भी होता जाएगा, तो इसे हम अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 1.434343, देखिए आगे इसमें भी डैश लगा हुआ है, इसका मतलब यह भी पूरी भाग नहीं निकली है, तो इसे भी हम अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यह भी हमारे पास अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में आंसर सी और आंसर डी दोनों ही हमें अपरिमेय संख्या दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर है? y अक्ष पर जो बिंदु होगा वह x पर 0 होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू वहां पर 0 होगी। देखिए ए ऑप्शन में x कितना है? 2, बी ऑप्शन में x कितना है? -a, सी ऑप्शन में x कितना है? 0 और डी ऑप्शन में x कितना है? 3। तो जब बिंदु y अक्ष पर होगा तो x 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज BCD की मध्यिका BM है। देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है BCD, इसकी माध्यिका है ये, इसका नाम है BM। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। MCD का मध्य बिंदु है, यदि BM मध्य बिंदु है तो क्या यह इसका मध्य बिंदु होगा? M जो है वह CD का मध्य बिंदु होगा। यदि आपको याद हो, आपने जो मध्य बिंदु थ्योरम पढ़ी थी उसमें यही था कि यदि त्रिभुज BCD की मध्यिका BM है तो MCD का मध्य बिंदु कहलाएगा, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है त्रिभुज BCM का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BDM के क्षेत्रफल के। देखिए पहला त्रिभुज BCM यह वाला बनता है, फिर त्रिभुज BDM का M यह वाला बनता है। तो जो हमने मध्य बिंदु थ्योरम पढ़ी थी वह यही थी कि यदि त्रिभुज BCD की मध्यिका BM है तो वह इसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, त्रिभुज BCM का क्षेत्रफल छोटा है त्रिभुज BDM के। ये देखिए यदि ऑप्शन बी में दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ चुका है तो दोनों का एरिया छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? तो यह वाला कथन असत्य है, यह बात गलत है। नेक्स्ट है त्रिभुज BCM हमारी ये वाली त्रिभुज है छोटे वाली, और BCD हमारी पूरी त्रिभुज है, तो इस वाले त्रिभुज का एरिया पूरे त्रिभुज के एरिया से छोटा होगा, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा, त्रिभुज BCM का क्षेत्रफल त्रिभुज BDM के क्षेत्रफल से छोटा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।